ठीक है, बेसिकली हमने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कर ली थी, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी पढ़ ली थी, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कनेक्ट भी कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो ही जाता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल रहे हैं, समझा देते हैं। मान लो ये है Q1, थोड़ी दूरी पे है Q2। मान लो दोनों प्लस किए हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब कितनी फोर्स से करेंगे ये हम पढ़ चुके हैं, कूलम्स ने बता दिया। बट बेसिकली क्यों कर रहे हैं ये, इसका कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मान लो इसको पकड़ो, नीचे गिराओ तो नीचे आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना धरती से कोई हाथ आ रहा है इसको पकड़ रहा नहीं। इसका मतलब ये धरती है, ये क्या कर रही है? एक फील्ड जनरेट कर रही है। जैसे ही इसकी फील्ड में आ रहा है, नीचे गिर रहा है। कहती बात क्लियर? वैसे ही इसका मतलब ये जो चार्ज है ये कुछ ऐसी फील्ड जनरेट कर रहा है, और ये भी कर रहा है बेसिकली, ये ऐसी फील्ड जनरेट कर रहा है जब चार्ज इसकी फील्ड में आएगा, अगर प्लस का होगा तो रिपेल हो जाएगा, माइनस होगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, और उसी फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी बात क्लियर है? जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज है। अब ये चार्ज अपने आगे पीछे क्या बना रहा है? एक फील्ड बना रहा है। अपने आगे पीछे क्या बना रहा है? एक फील्ड बना रहा है ऐसे करके। कैसी है? इमेजिनरी, दिखती नहीं है। कैसी फील्ड है? इमेजिनरी फील्ड है, दिखती नहीं है, इमेजिनरी फील्ड है। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज आया, यहाँ पे चार्ज है Q0 को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। जैसे अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चूहे पे करते हैं पहले, साइंस का कोई, वैसे फिजिक्स में कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्ट चार्ज कहाँ से मिलेगा? इन्फिनिटी से मिलेगा, और Q0 टेंडिंग टू 0, मतलब इसकी अपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। ठीक है, हमने देखा जैसे ये Q0 यहाँ पड़ा था तो इसकी फील्ड से बाहर था, कोई भी फोर्स नहीं लगी, पर जैसे ही इसके अंदर आया तो इसको रिपल्शन हो गई, इसको फोर्स लग गई। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। और यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगा रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? फोर्स लग रही है ये अलग चीज़ है, उसका कारण कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये चार्ज अपने आगे पीछे एक ऐसी इमेजिनरी फील्ड बना रहा है, जैसे ही इसमें कोई टेस्ट चार्ज आता है उसको फोर्स लग जाती है, उसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं सेम मैंने बताऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऐसे लिख सकते हैं K Q1 या जो भी है Q0 बटे मान लो दूरी R और टेस्ट चार्ज Q0 से Q0 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई KQ बटे R²। बिल्कुल 100%। क्या तो मैं समझ आया? और अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q0 डिवाइडेड बाय Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या क्लियर है? यूनिट देखो तो फोर्स होती है न्यूटन पर कूलम। आगे एक और मिलेंगे वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। अच्छा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना जाए, मान लो कोई चार्ज है यहाँ पे, R दूरी पे बताना है इस P पॉइंट पे कितनी फोर्स है, तो आपको पता है वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? E वेक्टर इज इक्वल टू KQ बाई R²। ये तो किस में आ गया? स्केलर में, तो R कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी R वेक्टर डिवाइड बाय R का क्यूब। वैसे फोर्स लिखते थे। आपको ये थोड़ी थोड़ी सिमिलर लगेगी ग्रेविटेशन फील्ड से। ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती थी? फोर्स ऑन टेस्ट मास पर यूनिट टेस्ट मास, और फोर्स ऑन टेस्ट मास पर यूनिट टेस्ट मास, इसमें क्या है? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स। अगर आप 1 कूलम का चार्ज ले, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स बन जाएगी जब 1 कूलम का चार्ज रख देंगे हम। जैसे एग्जांपल होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? KQ बटे R²। बेटा ये चार्ज 1 कूलम का रख दो तो पीछे क्या बच गया? KQ बाय R² विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गई बात? गारंटी, मतलब यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रख दो तो जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड है वही फोर्स बन जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इमेजिनरी फील्ड इन विच इफ वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। क्लियर है बात? पक्का, गारंटी। अच्छा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। क्लियर? अब होता क्या है, एक कंसेप्ट और है, क्या मिटा दें? देख लेता हूँ पहले, फोकस। ठीक है, अब जो भी कंसेप्ट बता रहा हूँ ये आपको बाद में समझ आएगी, बाद में समझ के अभी भी आ जाएगी, पर यूज ही बाद में होगा। वैसे मैं बोल देता हूँ, बहुत सारे वो ही, मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। तो बेटा अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पे,
तो बेटा 1 की वजह से भी होगी, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से, तो मैं क्या लिखूंगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे इसमें पढ़ा था, इसमें भी सेम लागू होता है। क्लियर? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, जो भी है, तो एफ का फॉर्मूला क्या आ गया, Q इंटू ई। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। यानी अगर आप Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उस पर फोर्स लगती है QE। कितनी फोर्स लगती है, QE। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा और सुन लो, अब बेटा ये Q और ये E बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे समझाता हूँ मैं आपको, मान लो यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3। अगर मैं फोर्स लिखूँ, फोर्स ऑन 1, ठीक है, फोर्स ऑन 1 नेट 1, बेटा ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, हम लिखेंगे Q1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वो लिखेंगे E2 प्लस E3। ये बात याद रखना, मतलब अपनी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखेंगे। फोर्स लग रही है Q1 पे, पर लगा रहा कौन है, Q3 और Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों की आएगी, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती है। कंसेप्ट है, याद रखना। क्लियर होगी बात? पक्का? अब जैसे हमने उसमें किए थे सुपरपोजिशन के बाद क्वेश्चंस किए थे, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं। मैं करवा नहीं रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन किए थे हमने। पिछला लेक्चर आप देख सकते हो, सेम डिट्टो, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी और वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप ध्यान से देखो तो एक चार्ज बस कम हो गया है, उसमें 2 चार्जेस के बीच था, ये सिंगल चार्ज। जैसे क्वेश्चन क्या हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, ट्राइंगल वाले, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये ए, ये बी, ये सी, ये एल, एल, एल। उसमें बताना, फोर्स बताना था, यहाँ पे सेंटर पे बता दो, कोई चार्ज नहीं रखा है, यहाँ पे बता दो E एट 0 कितना है। तो क्लियर है बात? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, ये ऐसे, ये ए, ये बी, ये सी, आपको पता 0 आएगा। अरे इसकी वजह से फील्ड बाहर को होगी, इसकी वजह से फील्ड बाहर को होगी, इसकी वजह से फील्ड बाहर को होगी, एंगल ऐसा बनेगा तो ये ऐसे होगा, ये कट जाएगा। क्लियर है? अब ये देखो ए बी सी डी, सेंटर पे बताओ 4 चार्जेस पड़े, प्लस की वजह से बाहर को होती है, माइनस की वजह से अंदर को। अब देखो ये एल, ये एल, ये एल, सेम क्वेश्चन, सेंटर पे बताओ बेटा, प्लस की वजह से इस साइड होगा, इसकी वजह से इस साइड, इसकी वजह से इस साइड, इसकी वजह से इस साइड, ये भी 0 आ गया। मैं बता रहा हूँ जितने क्वेश्चन वहाँ किए उतने क्वेश्चन यहाँ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ये भी 0 आ गया। अब 0 नहीं आएगा, जैसे ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये प्लस 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 माइनस, सेंटर में बताओ बेटा, प्लस की वजह से तो यहाँ होगी, इस प्लस की वजह से यहाँ, इस प्लस की वजह से यहाँ होगी, पर इस माइनस की वजह से भी यहाँ होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये एल है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा L√2, तो ये आधा हो जाएगा L√2/2, पहले भी कर चुके हैं। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हैं दोनों सेम है, 2 इंटू KQ/R², और R² L√2/2 का स्क्वायर। क्या क्लियर है बात? पक्का? मैं बता रहा हूँ जितने क्वेश्चन उसमें किए उतने क्वेश्चन हम यहाँ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने ऐसे घड़ी वाला क्वेश्चन किया था, ये होमवर्क है आपके लिए। ये 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे किया था। सेंटर पे बता दो कितनी फील्ड है, मान लो ये 1 मीटर है, तो आराम से निकाल सकते हो, हमने किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मान लो सीरीज़ वाले क्वेश्चन किए हैं, सेम मैं बता रहा हूँ जैसे हमने किया वैसे कर सकते हैं। इस बार रीजन पे कोई चार्ज नहीं रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे हम +1 कूलम, यहाँ पे +8 कूलम, यहाँ पे +27 कूलम, सो ऑन टू +1000 कूलम। ये रखेंगे 1 मीटर पे, ये 2 मीटर पे, 3 मीटर पे टोटल, और ये रखेंगे 10 मीटर पे, सो ऑन टू। आपको पता है कैसे, n × n+1/2, मतलब जितने क्वेश्चन वहाँ पे किए थे इतने क्वेश्चन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? हेक्सागन वाला क्वेश्चन किया था, ज़्यादा किसी को? ये देखो यहाँ बताना है, ये प्लस 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 साइड है, आपको पता है ये ए तो सारी है, तो इस प्लस की वजह से यहाँ, इसकी यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो सबकी 0, क्योंकि 0, क्योंकि ई किस पे डिपेंड करता है, एक क्यू पे और एक आर पे, तो यहाँ पे क्यू भी सबका सेम है और आर भी सबका सेम है। क्लियर है बात? पक्का? ठीक है। एक बच्चे नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, फिर किसी इसकी आवाज़ आती है, कोई बात नहीं।
क्लियर हो गया? तो ये सब देख लिया हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आप ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। मान लो हेक्सागन में 5 ही चार्ज दिए, हो सकता है ना यार, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये देखो लाइट चलेगी, एक मिनट। ठीक है, मान लो यहाँ पे 5 चार्ज दे दिए, क्यू 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 क्यू, यहाँ पे नहीं दिए, अब जीरो नहीं होगा सेंटर पे। देखो क्यों, इस क्यू की वजह से यहाँ पे, इस क्यू की वजह से यहाँ, इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से यहाँ, अब बेटा इसकी वजह से यहाँ, बट इसको अपोज करने वाला आप कोई है ही नहीं, इसको अपोज करने वाला नहीं, तो ये तो 4 कट जाएंगे, बट ये बच जाएगा। फॉर्मूला क्या है, के क्यू बटे आर, जितना भी दिया होगा ए स्क्वायर, ये आ गया ई नेट। क्लियर होगी बात? क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे, क्या कर सकता है, माइनस कर सकता है। अगर यहाँ पे माइनस कर देगा तो इसकी वजह से तो था यहाँ, तो इसकी वजह से भी यहाँ, ये फिर कट जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका एक बनाएंगे, तो रिजल्टेंट फिर यहाँ से आएगा। तो क्लियर है बात? कुछ मुश्किल नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, फिर हमने इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन किए थे, सेम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर सकते थे, वैसे भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं बस आपको लॉजिक बता देता हूँ कैसा। मान लो क्वेश्चन नंबर, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे रखा है हमने क्यू चार्ज, और यहाँ पे भी रखा है हमने क्यू चार्ज। क्या इतनी बात क्लियर? बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी। पहले बात जीरो इसी लाइन पे होगी, इतना पता है बेटा। फील करो क्यू क्यू दोनों प्लस के हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस पॉइंट ओ पे, तो अगर इसको 1 बोलूँ, इसको सेकंड बोलूँ, फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, और सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, तो इसका मतलब ई नेट जीरो हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर? और सेंटर पे तो मान लो अगर एल दिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे L/2 और ये भी, तो L/2 पे जीरो हो जाएगी। क्या इतनी बात के लिए? ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर मान लो दोनों माइनस क्यू होते तब भी सेम होता, क्योंकि माइनस की वजह से यहाँ, इसकी वजह से यहाँ, तब भी सेम, तो कोई नई बात नहीं। अगर बीच में माइनस होता तब भी सेम, सॉरी बीच में माइनस क्या, बीच में तो कुछ नहीं होगा ना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इनके साथ खेल सकता है वो। मान लो एक आपको दिया क्यू और एक दिया आपके पास 4Q। याद करो ऐसे क्वेश्चन हमने उसमें भी किए थे, बस उसमें थर्ड चार्ज रखते थे, यहाँ सिर्फ आपने बताना है कहाँ पे जीरो है, ठीक है। ये एल ले ली। अब देखो फील करो, ये क्यू, ये 4Q, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, क्यू और आर पे। इसका मतलब यार बड़े वाले के पास तो जीरो होगी नहीं, छोटे वाले के पास होगी। अब बात होती है बाहर होगी अंदर होगी, बात होती है बाहर होगी अंदर होगी। बाहर करके देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखो प्लस की वजह से फील्ड यहाँ, इस प्लस की वजह से फील्ड यहाँ, तो ये तो जीरो हो नहीं सकती। यहाँ पे देख लो, इसके प्लस की वजह से यहाँ, इस प्लस की वजह से यहाँ, ये भी नहीं हो सकती। अगर मान लो होनी तो छोटे वाले के पास है। मान लो यहाँ से लेके मैं x दूर पे आता हूँ, इस पॉइंट पे देखता हूँ। अब फील करो, इसके प्लस की वजह से यहाँ, इसकी वजह से यहाँ, हाँ यहाँ पे फील्ड जीरो हो सकती है। तो फील्ड जीरो होगी मतलब इसकी फील्ड और इसकी फील्ड क्या होने वाली है, बराबर। तो फील्ड का फार्मूला क्या है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी के क्यू आर स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के 4Q बटे ये डिस्टेंस कितना है L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स का स्क्वायर। तो क्यू के यहाँ बचा L माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखो ये L माइनस एक्स बटे एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये वगैरह कटा तो ये आया L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, और L की वैल्यू आ गई 3x, और x की वैल्यू आ गई L/3। मतलब यहाँ से हम L/3 आए तो इस साइड से फील्ड जीरो होगी। मान लो बड़े वाले चार से पूछा है तो क्या L माइनस L/3 यही है ना, हाँ L माइनस एक्स, तो L माइनस ये आ जाएगा 2L/3। तो यहाँ से 2L/3 पे और यहाँ से L/3 पे। क्लियर है बात? इसका मतलब सीखा क्या, अगर दो सेम चार्ज हैं, दोनों कैसे हैं, दोनों सेम चार्ज हैं प्लस प्लस के, अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो फील्ड सेंटर में जीरो होगी, छोटे के पास। याद करो फोर्स में भी ऐसा था, अगर दोनों सेम चार्जेस थे, दोनों सेम साइन के चार्जेस थे, तो जो थर्ड चार्ज रखते थे हम सेंटर पे रखते थे पर छोटे वाले के पास। यहाँ भी सेम आ रहा है। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं अलग वैरायटी। यहाँ पर रख दो +Q, यहाँ पर रख दो -9Q। मान लो लेंथ कितनी है L। अब देखो कहाँ रखेंगे, मान लो यहाँ पे रखता, मान लो यहाँ पे फील्ड देखते हैं बेटा। प्लस की वजह से फील्ड यहाँ और माइनस की वजह से फील्ड यहाँ हो सकता है। सेंटर में देखते हैं, प्लस की वजह से यहाँ, माइनस की वजह से यहाँ हो नहीं सकता। यहाँ देखते हैं
माइनस की वजह से फील्ड यहाँ, प्लस की वजह से फील्ड यहाँ भी हो सकता है, बट हमको पता है मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है उसका, तो उसका आर भी कम हो गया, मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, इसका आर भी कम, क्यू भी ज़्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा, तो बैलेंस कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब एक फैक्टर कम होना चाहिए, तो क्यू तो उसका उतना ही रहेगा पर उसका आर बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब इसको छोड़ के यहाँ पे रखेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सुनो, इसका क्यू तो कम है पर इसका आर बढ़ गया, इसका आर कम है, क्यू भी कम है, पर आर बढ़ने से क्या हुआ, इसकी फोर्स, ये देखो ना, इसका आर कम है, इसकी फोर्स बढ़ गई, इसका आर ज़्यादा है, इसकी फोर्स घट गई, इसका क्यू ज़्यादा है, इसकी फोर्स बढ़ गई, इसका क्यू कम है, इसकी फोर्स घट गई। देखो एक फैक्टर बड़ा, एक फैक्टर बड़ा, एक फैक्टर छोटा, एक फैक्टर छोटा। तो मान लो यहाँ से लेके हमने एक्स पे रख दी, मतलब ये एक्स पे वो पॉइंट ले लिया पी, तो फिर आपको पता है कैसे कर सकते हैं, दोनों बराबर हैं, फील्ड तो क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 9 क्यू बटे एक्स प्लस एल का स्क्वायर, के क्यू यहाँ पे बचा एल प्लस एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, अंडर रूट गया, यह जगह 3x, तो यह जगह एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू, सॉरी l की वैल्यू कितनी आ गई 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई l/2। क्या क्लियर है, मैं तो कैलकुलेशन ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से l/2 दूरी पे इस साइड फील्ड 0 होगी, तो यहाँ से कितना l प्लस l/2 यानी 3l/2। तो क्लियर होगी बात, सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी की है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप सुनो, इसका मतलब अगर अपोजिट चार्जेस हैं, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो फील्ड बाहर 0 होगी छोटे वाले के पास, बाहर छोटे के पास। क्लियर होगी बात, पक्का। क्या मुश्किल लगा, मुश्किल लगा तो दोबारा से देख लेना एक बार, है आसानी है, ठीक है बिल्कुल। तेज तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि फोर्स में भी हमने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किए थे, तभी थोड़ा तेज चलेंगे। अब देखो, अब बात होगी पॉइंट चार्ज की, फार्मूला भी आ गया के क्यू बटे, पर अगर बात करें कॉन्टिन्यूस चार्ज की, कॉन्टिन्यूस चार्ज की बात करें तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, देख लो, मान लो आपको बार रॉड दे दी गई, जैसे फोर्स में भी किया था एक क्वेश्चन, रॉड दे दी गई, ये रॉड प्लस प्लस बिखरा हुआ है इसके ऊपर, अगर प्लस प्लस बिखरा हुआ है और बोला लैम्डा कूलम पर मीटर है, यानी क्यू की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू क्यू बाई एल, चार्ज क्यू, लेंथ इसकी एल। हमको क्या करना है, यहाँ से ए दूरी पे आके इस पॉइंट पे फील्ड बतानी है। तो कैसे, नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो सिंगल चार्ज के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, ये तो सिंगल चार्ज है ही नहीं, तो हमने इसको सिंगल चार्ज बनाया। कैसे बनाया, यहाँ से x दूरी पे आए और dx का एक एलिमेंट काटा, और यहाँ इस पे चार्ज आएगा dq, कितना चार्ज आया dq। क्या इतनी बात क्लियर, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू dq बटे dx, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी dq की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा डॉट dx। किया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस पर फील्ड होगी तो बाहर की तरफ होगी और छोटी फील्ड होगी dE, क्योंकि dq की वजह से, और फील्ड का फार्मूला क्या है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू कितना है dq, आर कितना है x का स्क्वायर। कोई नई बात नहीं, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कहाँ से, के dq को चेंज कर सकते हैं। अच्छा dq और x तो नहीं बनेगा ना, तो dq को चेंज करेंगे dx में। कैसे, यहाँ बचा e इज इक्वल टू के बाहर आ गया, dq लैम्डा dx, लैम्डा बाहर आ गया, यहाँ बचा 1/x स्क्वायर डॉट dx। कहाँ से कहाँ तक बेटा, पहला चार्ज कहाँ पे पड़ा है, ए पे, यहाँ से देखो ए पे, और लास्ट चार्ज ए प्लस एल पे, तो यहाँ से ए से लेके ए प्लस एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यह है के लैम्डा बेटा 1/x स्क्वायर की होती है -1/x, तो यह -1/x ए से लेके ए प्लस एल, तो यह आया ई इज इक्वल टू के लैम्डा। अब बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की वैल्यू एक बार ए प्लस एल, फिर एक बार ए, बट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है ए प्लस एल, लोअर लिमिट क्या है माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा ए बाई एल माइनस ए डिवाइड बाई ए प्लस एल। 100% यही आएगा रॉड के लिए। अगर याद करो तो ऐसी ऐसी वैल्यूज़ के लिए भी आ रही थी, क्यों आ रहा था। क्लियर होगी बात, उसमें फोर्स निकाली थी, इसमें फील्ड निकाली थी। अच्छा यहाँ पे देख लो दूसरा, मान लो सर्कल पूछ लिया गया, तो सर्कल तो बहुत आसान है, देखो सर्कल ऐसे, रेडियस आर, प्लस प्लस बिखरा है। बेटा अगर यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म है तो जितनी फील्ड यहाँ उतनी यहाँ बराबर, तो 0 आ जाएगी। सर्कल के केस में ई नेट 0 सेंटर पे। क्लियर। थर्ड देख लो, मान लो पूछ लिया गया सेमी सर्कल, कोई नई बात नहीं है। देखो लो सेमी सर्कल, अच्छे से देखना, फिर क्वाड सर्कल आपने खुद करना है। मान लो ये सेमी सर्कल, रेडियस इसका r, इस पर प्लस प्लस चार्ज बिखरा हुआ है ऐसे, ये भी लीनियर है क्योंकि रिंग टाइप है, तो चार्ज q है इसमें, लेंथ इसकी l है। कहती बात,
तो लैम्डा लिखेंगे तो लिखेंगे क्यू बाय एल, और एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है पाई आर। अगर पूरा होता तो 2 पाई आर, लेंथ आ दिया तो पाई आर आर्क लेंथ इसकी। अच्छा हम क्या करेंगे, उसमें भी करते थे इसमें भी करेंगे, थीटा पे जाके एक डी थीटा एलिमेंट काटेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा। अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये वाला चार्ज आ गया, इस चार्ज को बोला डी क्यू। अगर इस लेंथ की बात करें तो इस लेंथ है डी एल, और इसका ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर डॉट डी थीटा। आपको फार्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस, यानी डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस। तो डी एल की वैल्यू कितनी आ गई, आर डॉट डी थीटा। कोई नई बात इसमें नहीं है, क्या इतनी बात क्लियर पक्का। और लैम्डा की हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं डी क्यू बटे डी एल, और डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा डॉट डी एल। अच्छा ये सारी वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, अगर ये प्लस चार्ज है तो इस जगह पे प्लस की वजह से फील्ड बाहर की तरफ होती है, तो इसकी वजह से फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगी, जिसको मैंने बोला डी ई। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट जोड़ नहीं सकता, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अगर बेटा ये थीटा तो ये भी थीटा, मतलब ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये आ गया डी ई साइन थीटा। कोई नई बात नहीं। बट बेटा जब इसका मैं एलिमेंट चेंज करूँगा, फील करना, मान लो ये एलिमेंट लिया तो बेटा इसकी वजह से फील्ड यहाँ थीटा ये बनेगा, इसका मतलब ये बना कॉस और ये बना साइन, मतलब ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है ऑन चेंजिंग द एलिमेंट। मतलब जो नेट मिल रही है वो मिल रही है ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा से मिल रही है। कितनी बार क्लियर है, क्योंकि बाकी वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। अब इज इक्वल टू डी ई की वैल्यू देखो, तो डी ई की वैल्यू होती है के डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डॉट डी एल, और डी एल की वैल्यू आर डी थीटा। तो सीधे लिख सकता हूँ के डी क्यू की वैल्यू यहाँ आ जाएगा लैम्डा, और डी एल की वैल्यू आर डॉट डी थीटा बटे आर स्क्वायर डॉट साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर। कहाँ से लेके कहाँ तक, अगर मैं बात करूँ ये आर से ये आर कटा, यहाँ पे लगेगी इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन थीटा डॉट डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक बेटा, ये एंगल पहला 0 फिर ये 180, तो कहाँ से लेके 0 से लेके पाई तक। क्या इतनी बात क्लियर पक्का। ये वाला मिटा दो, अरे डिट्टो ऐसे हम पहले भी किया है। अब यहाँ देखो ये बचा ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। कहाँ 0 से लेके आई, तो ये आया के लैम्डा बटे आर, के लैम्डा बटे बटे कॉस पाई -1, कॉस पाई इज -1, तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस और कॉस 0 1, तो ये आया 2, तो वैल्यू आ गई 2 के लैम्डा बटे आर। बिल्कुल सही, सेमी सर्कल के लिए 2 के लैम्डा बटे आर, 2 के लैम्डा बटे आर। और लैम्डा की वैल्यू पता है आपको क्या पुट करनी है, लैम्डा की वैल्यू है क्यू बाय पाई आर, पुट कर देना लास्ट में, कोई बड़ी बात नहीं। और के की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर्कल देख लिया, सेमी सर्कल देख लिया। अब क्वाड में आपको ऊपर से दिखाऊंगा, देख लेना। क्वाड भी कोई मुश्किल नहीं है, बाकी सेम रहेगा, थोड़ी चीज़ें उसमें चेंज हो जाएंगी, मैं समझाता हूँ। अगर मैं क्वाड की बात करूँ, क्वाड सर्कल की, बेटा क्वाड कुछ ऐसा होगा, चौथाई हिस्सा ये प्लस 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 क्यू एल आर। भैया तेज़ी तो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने फोर्स में पहले ही पढ़ा रखा है सब। हम क्या करेंगे, इस पर क्यू एल है तो हम वही करेंगे, थीटा पे जाके एक एलिमेंट काटेंगे, उसको बोलेंगे डी थीटा। ये हो जाएगी आर्क लेंथ डी एल, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आर डॉट डी थीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस। अच्छा आ देखो, इसकी वजह से अगर ये थीटा तो ये थीटा, प्लस की वजह से फील्ड बाहर की तरफ होगी, जिसको बोलेंगे डी ई। इस बार भी 2 कंपोनेंट आएंगे, एक डी ई कॉस और एक डी ई साइन। कोई नई बात नहीं। बट बेटा फील करो, पिछली बार इस कंपोनेंट को काटने के लिए यहाँ पे इसका मिरर एलिमेंट था, इसका मिरर एलिमेंट यहाँ पर था, बट इस बार नहीं है। इसका मतलब इस बार फील्ड इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी, एक बात। और दूसरी बात, जो इसमें आप लिमिट पुट करोगे वो पुट करोगे आप 0 से लेकर 90, अरे 0 से लेकर 90 यानी π/2। लिमिट कितनी पुट करोगे, 90 डिग्री होती है π/2। और इसमें एक और चीज़ हो जाएगा लेमडा, लेमडा की वैल्यू होती है क्यू बाय एल, बट इसका जो एल पूरे का होता है 2 पाई आर, आधे का पाई आर, उसके आधे का पाई आर बाई 2, तो ये आ जाएगा पाई आर बटे 2। लास्ट में ही पुट कर देना। क्लियर होगी बात पक्का, ठीक है। अब इसका कर देते हैं हम एक जनरल केस, जिससे सारे आंसर निकल जाएंगे, सारे आंसर निकल जाएंगे, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो सेमी सर्कल हो। देखो हमने तो बेसिक किया ना, हमने क्या कर दिया, 360 पे कर दिया, 180 पे कर दिया, 90 पे कर दिया, 45 पे कर दिया, पर ज़रूरी थोड़ी है, ज़रूरी
नहीं है। वो तो 30 डिग्री भी दे सकते हैं, वो तो कुछ भी दे सकता है ना, वो तो 37 डिग्री दे सकता है, 53 दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल गेज कर देंगे इसका। तो हमने क्या कर दिया, एक आर्क लेंथ ले ली, ठीक है, आर्क लेंथ ले ली। तो वही चार्ज इस पे क्यू पड़ा हुआ, लेंथ इसकी एल, ठीक है। अब ये सेंटर, और ये पूरा एंगल ले लिया मैंने थीटा। कितना एंगल ले लिया, पूरा थीटा। ये एंगल पूरा थीटा, मतलब आधा हो गया थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2, ठीक है। मतलब मैं लिख देता हूँ, ये भी थीटा बाई 2 और ये वाला भी थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, सुनना, हमने सेंटर से, ये देखो यहाँ से मैं थीटा पे जाकर डी थीटा एलिमेंट लूँगा। देखो यहाँ से थीटा पे जाके, कहाँ, अल्फ़ा पे जाके, क्योंकि वो तो पहले ले लिया ना, अल्फ़ा पे जाके एक एलिमेंट लिया जिसको मैंने बोला डी अल्फ़ा। क्या इतनी बात क्लियर? आपको पता है ये आर, तो ये भी आर, आर्क लेंथ ली है ना, तो ये हो जाएगा मेरा डी एल। और डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एल की वैल्यू हो जाएगी आर डॉट डी थीटा। अच्छा थीटा कहाँ, अल्फ़ा लिया ना, नहीं पूरा थीटा, बिल्कुल। क्या इतनी बात क्लियर? अरे ये देखो, ये वाले ट्रायंगल लिए ना, ये है डी अल्फ़ा, ये है आर और ये है डी एल। फॉर्मूला डी अल्फ़ा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस। तो यहाँ से आ गया। क्या इतनी बात क्लियर? अब देखो इसको एक्सटेंड करो ऐसे। अगर बेटा ये एंगल अल्फ़ा, ये देखो ये वाला एंगल अल्फ़ा, तो ये एंगल भी अल्फ़ा। इसका मतलब इस प्लस की वजह से जो हमने एलिमेंट लिया, इसकी वजह से फील्ड होगी तो बाहर की तरफ होगी, जिसको बोला डी ई। तो यहाँ आ गया डी ई कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे क्या आ गया, डी ई साइन अल्फ़ा। कोई नई बात नहीं, बट फील करो यार, जब मैं ये वाला कॉम्पोनेंट लूँगा, ये देखो, क्योंकि पहले भी देखो ना थीटा थीटा बराबर लिया ना, ये वाला कॉम्पोनेंट लूँगा तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो ये वाला और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, मतलब पीछे बचेगा डी ई कॉस अल्फ़ा। तो जो हमारे पास ई नेट बचेगा वो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस अल्फ़ा। क्या इतनी बात क्लियर? अब डी की वैल्यू थी के डी क्यू बटे आर स्क्वायर, साथ में कॉस अल्फ़ा। के डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डॉट डी एल, लैम्डा डॉट डी एल आपको पता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटे एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बटे डी एल। तो डी क्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा डी एल, तो यहाँ पे लैम्डा, और डी एल की वैल्यू पता है हमको क्या है, आर डॉट डी अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बटे आर स्क्वायर। बेटा आर से आर कैंसिल, यहाँ बचा के लैम्डा बटे आर, ठीक है। तो यहाँ पे ई नेट इंटीग्रेशन कर दिया ना, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये बाहर निकाल दो, के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फ़ा डॉट डी अल्फ़ा। कोई नई बात नहीं है। अब एंगल देखो, फील करो, पहला एलिमेंट ये और घूमना 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 लास्ट एलिमेंट ये। तो यहाँ से देखो सेंटर से, अगर मैं एक बार थीटा 2 पे जाऊँ और एक बार थीटा 1 पे जाऊँ, एक बार थीटा 2 जाऊँ एक बार थीटा 1 जाऊँ, तो बिल्कुल सही है। अब फील करो 90 से 0 की तरफ आ रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं तो थीटा 2, और यहाँ से आगे जा रहे हैं तो प्लस थीटा 1। तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 तक। कोई नई बात नहीं है। अब कॉस एक्स की होती है साइन एक्स क्या होती है, तो ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा बटे आर, यहाँ बचा साइन और साथ में बचा अल्फ़ा, ये आया थीटा 2 से लेकर थीटा 1 माइनस में। तो ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा बटे आर, बेटा अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस, आपको पता साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, 100%। क्या क्लियर? पक्का? अच्छा थीटा 1 थीटा 2 कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये अरे थीटा बाई 2 था, थीटा बाई 2 कोई बात नहीं, थीटा बाई 2, तो यहाँ पे आया थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, अब थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, मतलब 2 साइन थीटा बाई 2। तो ई नेट की जो वैल्यू आई वो आई के लैम्डा बटे आर साइन थीटा बाई 2, 100%। ये जनरल केस है, इससे आप कोई भी केस निकाल सकते हो। सुनना, दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक थीटा का और एक लैम्डा का। कैसे सुनते जाना, अगर मैं सर्कल लेता तो सर्कल के केस में ई नेट 0 आ रहा था, सर्कल के केस में थीटा हो जाता है बेटा 360 डिग्री। तो साइन 360 बटे 2 क्या साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू 0, तो ई नेट कितना आया 0। बट ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अगर मैं सेमी सर्कल लेता तो यहाँ पे 180 आ जाता, तो साइन 180 बाई 2 साइन 90 तो अच्छा साथ में 2 भी तो आएगा ना, देखो 2, तो यहाँ पे 2, तो साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, पीछे बचा 2 के लैम्डा बटे आर, यही है सेमी सर्कल।
पर याद रखना सेमी सर्कल के केस में लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाय पाई आर, और वहीं क्वाड सर्कल के केस में क्यू बाय पाई आर बाय 2। और क्वाड सर्कल के केस में हम क्या लेंगे यहाँ पे 90, तो sin 90/2 sin 45, sin 45 1/√2 आंसर आ गया। तो क्लियर है, ये है एक जनरल केस। कैसा है ये जनरल केस? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, एक नीट में एक बार बहुत आसान सवाल आ गया था, सेमी सर्कल का पूछ लिया था उन्होंने, तो सीधे 2 के लैम्डा बटे आर आना था सीधे। तो क्लियर है बात? आगे करें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट वायर। क्या पढ़ेंगे? फाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अच्छा, करंट कैरिंग वायर कहाँ? फाइनाइट वायर, सिंपल से चार्ज वायर, सॉरी, वो तो मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, आ जाओ, मिक्स हो गया सब कुछ, कोई बात नहीं। फाइनाइट वायर मान लो ये वायर है हमारी, ठीक है, प्लस प्लस बिखरा हुआ, ठीक है। हमको सेंटर से नहीं, मैं कहीं से भी जा रहा हूँ, हमको यहाँ से लेके ए दूरी पे यहाँ पे फील्ड बतानी है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब फील करो यार, यहाँ की दूरी अलग, यहाँ की दूरी अलग, इस चार्ज से अलग, इस चार्ज से अलग, इस चार्ज से अलग, इस चार्ज से अलग, इस सारी दूरी अलग, और दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हमको तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या पहले इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे छी, ठीक है, ठीक, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये एंगल को बोला θ1, इधर बाहर लिखता हूँ, इस एंगल को बोला θ1 और इस एंगल को बोला θ2। क्या इतनी बात क्लियर? हमने क्या किया, यहाँ से देखो, यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर गए, कि डिस्टेंस y, और यहाँ पे जाके एक dy का एलिमेंट काटा। क्या काटा? dy। अब ध्यान से देखो, इस dy में ये प्लस आ गया, पॉइंट चार्ज मिल गया। अब या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से θ पे जाके एक dθ का एलिमेंट, ये देखो यहाँ से θ पे जाके एक dθ। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल ऐसे बनी है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये है y, ये है r जो भी है, और ये है a, और ये है θ, और यहाँ पे है वो चार्ज। क्लियर है? अगर इस चार्ज की वजह से, ये जो हमने एलिमेंट काटा है जिस पर dq पड़ा हुआ है, dy, इसकी वजह से अगर फील्ड होगी तो आपको पता प्लस की वजह से बाहर होगी, फील्ड यहाँ होगी, इसको बोला θ, तो फील्ड होगी यहाँ जिसको बोला डी, छोटी फील्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके डायरेक्शन देखना इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा डी कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा डी साइन थीटा। अब हम ना इनके नामकरण कर देते हैं। देखो, वायर ऐसे पड़ी है और ये वाला कंपोनेंट ऐसे है, मतलब ये वायर के 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे ई परपेंडिकुलर। वायर ऐसे पड़ी है और ये नीचे है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट है, इसको बोलेंगे ई पैरेलल। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगर मैं डी ई निकालूँ, पहले तो डी ई निकालना ना हमको। अच्छा, अगर हम निकालें डी ई, तो डी ई हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। डी ई फार्मूला हो जाएगा के डी क्यू बटे आर स्क्वायर, यही फार्मूला हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इस बार आर भी चेंज हो रहा है। ये देखो ना, ये वाला एलिमेंट के लिए आर ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, आर भी चेंज हो रहा है, और डी क्यू तो चेंज हो रहा ही हो रहा है। अच्छा, अब क्या करें? अगर मान लो ये लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या? क्यू बाय एल। तो यहाँ पे डी क्यू और एल की जगह लिया डी वाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा डॉट डी आई। ये तो अब हम करते ही आए हैं, आपको रट भी जाना चाहिए। तो डी क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये आ गई, यहीं पे पुट, यहाँ पे कर देते हैं नीचे, ये आ जाएगी के लैम्डा डी वाई बटे आर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? बट इसमें हम अब आर्क लेंथ बटे रेडियस नहीं लगा सकते, क्योंकि बेटा आर लगातार चेंज हो रहा है। पीछे सेमी सर्कल में आर सेम था, देखो ना, आर 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 आर, स्क्वाड में भी सेम था, क्योंकि वो तो रेडियस था, बट यहाँ पे आर चेंज हो रहा है, तो आर हम ऐसे नहीं लगा सकते, हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनो, अगर पहली बात मुझे डी वाई चाहिए, तो डी वाई मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखो, अगर मैं टैन थीटा लिखूँ, क्या लिखूँ? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस ए। वाई मिल गया तो डी वाई कौन सी बड़ी बात है, डिफरेंशिएट कर दो, यह आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू ए, टैन थीटा की होती है सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। तो डी वाई तो हमको मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं। हमको चाहिए आर, ये डिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखो आर की वैल्यू, ये थीटा, अगर मैं लिखूँ सेक थीटा, क्यों लिख रहा हूँ समझ आ जाएगा बेटा। सेक थीटा अगर कॉस होता है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बटे बेस। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आर, बेस की वैल्यू क्या है ए, तो यहाँ पे लिखेंगे आर बाय ए, और आर की वैल्यू आ गई ए सेक थीटा, तो आर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी ये आ जाएगा के लैम्डा, डी वाई की वैल्यू वहाँ से पुट कर दो ए सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा बटे आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तभी ऐसा किया क्योंकि सेक और सेक क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये और ये ख़त्म, यहाँ से एक यहाँ से एक ख़त्म। तो जो डी की वैल्यू आई वो आई के लैम्डा बाई ए डॉट डी थीटा, बिल्कुल सही बात है। अब हमको डी ई मिल चुका है, तो एक बार डी ई के साथ साइन थीटा और एक बार कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं निकालूँ ई परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, यानी के लैम्डा बटे ए कॉस थीटा डॉट डी थीटा का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक फील करो, पहला एलिमेंट मान लो इसको और लास्ट एलिमेंट यहाँ पे, तो बेटा यहाँ से देखो थीटा, एक बार नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि देखो जैसे जैसे नीचे जाएंगे, देखो फील करो ऐसे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे सारे प्लस प्लस चार्जेस के आ जाएंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सारे चार्जेस आ जाएंगे। अच्छा, जब नीचे जा रहे हैं तो माइनस में लेंगे, यानी ये वाला एंगल माइनस थीटा बाई 2 और ये वाला प्लस थीटा 1, तो कहाँ से कहाँ माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1। अब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ ई परपेंडिकुलर की, तो ये आया के लैम्डा बटे ए, बेटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सीधा आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज द ई परपेंडिकुलर। अगर बात करूँ ई पैरेलल की, तो ई पैरेलल की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा बटे ए साइन थीटा डॉट डी थीटा, यह आ जाए माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1, ये भी सेम रहा। तो वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखो, ई पैरेलल यह है के लैम्डा बटे ए, अब साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, सुना माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस, यानी थीटा 1 माइनस में आएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये आया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 100%, और ये आ गया आपका ई पैरेलल, याद रखना। अब सुनो एक एडिशनल बात, बेटा ध्यान से देखो, ये फिगर यहाँ पे भी, ये देखो ये फिगर यहाँ पे बनी है ऐसे, ये थीटा, ये डी ई कॉस थीटा, ये डी ई साइन थीटा। बेटा फील करो, अगर ये मैं बिल्कुल सेंटर में लेता, अगर थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हो जाते, जैसे मान लो ये ऐसे लेता फिगर, ये भी थीटा और ये भी थीटा, अगर दोनों थीटा बराबर हैं, तो बेटा इसका कंपोनेंट यहाँ आ रहा है, कि यहाँ आ रहा है, यहाँ, तो इसका भी एक यहाँ आता, एक यहाँ आता, एक यहाँ आता, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते। मतलब अगर थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हो जाए किसी तरीके से भी, तो ये वाला कंपोनेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ई पैरेलल है। यहाँ देख भी लो बेटा, थीटा 1 थीटा 2 बराबर कर दो, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 आया ना, ई पैरेलल 0। क्या क्लियर है बात, पक्का उतारो। ये आ जाएगा आपका फाइनाइट। अब मान लो इसी को मैं बोल देता इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट, अब फाइनाइट की जगह कैसी हो जाए वायर, इन्फानाइट, कुछ ऐसे, इन्फानाइट, ये भी इन्फानाइट, और वही दूरी ए, इस पी पॉइंट। तो कैसे निकालना है देख लो बेटा, इन्फानाइट है तो फील करो ये एंगल और ये एंगल, अगर ये इन्फानाइट है तो वो वाला एंगल आसमान में जा रहा है, ये एंगल ऐसे होगा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल पाताल लोक में जा रहा है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो मतलब अगर ये इन्फानाइट हो जाए तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मैं ई पैरेलल परपेंडिकुलर की बात करूँ तो फॉर्मूला है के लैम्डा बटे डी, जितना भी लिया था ए मुझे याद नहीं है, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 91 1 प्लस 1 2, तो वैल्यू आ गई 2 के लैम्डा बटे डी, 2 के लैम्डा बटे डी, ये आंसर। और अगर ई पैरेलल की बात करें तो मैंने पहले ही बोल दिया, जब दोनों एंगल बराबर हो जाए तो ये 0 आ जाता है, तो ये सीधे आ जाएगा 0। ठीक है, ये भी इन्फानाइट है और ये भी इन्फानाइट है। देखना, मान लो उसने बोला ये लेंथ है ऐसे, ठीक है, और लेंथ दे दी उसने आपको 10 मीटर, और बोला यहाँ से डी डिस्टेंस, और ये डी डिस्टेंस की वैल्यू दी आपको 0.1 mm या 1 mm। तो फील करो ये जो L है इस काफ़ी ग्रेटर देन D है, तो भी इसके लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो यही वाला लगाएंगे, इन्फानाइट वाला, क्योंकि ये इसके लिए इन्फानाइट का काम कर रही है। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का? उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इन्फानाइट की। अगर बात करें सेमी इन्फानाइट की, तो ये एक साइड से इन्फानाइट एक साइड से होगा, तो फील करो
इसका एक एंगल θ2 0 हो गया और θ1 कितना हो गया 90। इसका θ1 कितना हो गया 90 और θ2 कितना हो गया 0। तो सीधे अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ई पैरेलल आएगा और ई परपेंडिकुलर सेम आएगा। क्यों? फॉर्मूला क्या है? k लैम्डा बटे टी साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो साइन θ1 90 θ2 0, तो ये आया k लैम्डा बटे डी। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है? cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ2 cos 0 इज 1 90 0, तो ये भी कितना आया k लैम्डा बटे डी। तो ये आगे तीनों केस क्लियर है बात। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले कंडीशन बताता हूँ इसको लगाना कैसे। देखो मान लो इसको लगाना क्या है, पहले ये देख लो ठीक। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, ये है 30 डिग्री, ये भी है 30 डिग्री और ये डिस्टेंस है 5 मीटर। क्लियर? ये है ए, ये है 30 डिग्री और ये भी है 30 डिग्री। लगाना कैसे देख लो। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे θ1 बताओ, θ2 बताओ और वो डी डिस्टेंस बताओ, तो कैसे लिखेंगे? पहली बात θ1 लिख देना, θ1 एंड θ2 ऑपोजिट मेजर करने हैं। कैसे मेजर करने हैं? ऑपोजिट, एक नीचे तो दूसरा ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, ये जो d है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसी से θ1 और θ2 मेजर करने हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से। अब देखो यानी ये 90 बिल्कुल सही बात है। तो θ1 ये आ गया θ1 और ये आ गया θ2, तो ये आ गया 30 और ये आ गया 30। ये देखो θ1 30 और θ2 30, और यहाँ से परपेंडिकुलर से मेजर करना है। और ये सीधा वाला डिस्टेंस कितना? 5 मीटर। तो ये तो बहुत आसान है, ये आ गया 5 मीटर। क्लियर है? यहाँ पे देख, अगर मैं θ1 की बात करूँ, θ2 की बात करूँ, डी की बात करूँ, तो θ1, अब सुनो, मैंने पहली बात क्या, अगर मैं डी की बात करूँ तो ये ए है, पर ये तो लेना नहीं है। हम क्या करेंगे? वायर को इमेजिनरी एक्सटेंड करेंगे। तो बेटा ये है डी, अगर ये ए, ये 30, तो आपको पता है ये वाला कॉम्पोनेंट ए cos 30, तो डी आ गया आपके पास 8√3/2, क्योंकि cos 30 इज √3/2। क्या क्लियर? अगर मैं θ1 बात करूँ तो θ1 तो यहीं से मेजर करते हैं ना परपेंडिकुलर से, तो ये पूरा θ1 हो गया। तो 30 + 30 कितना हो गया? 60। अब बात आती है θ2 कैसे मेजर करना, सुन लो। यहाँ तो सीधा उल्टा चले जाओ, वायर तक कितना चलेगी? 30, यहाँ तो -30, सीधा उल्टा चले जाओ और अपना जैसे घूमकर नीचे घूमो और वायर तक घूमो 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 घूमो, यहाँ तक फील करो। पूरा कितना होता? पूरा होता 360, पर इतना रह गए 30 रह गए, तो 360 में से 30 गए, तो ये बचा 330 डिग्री। यहाँ ये लो, यहाँ ये लो, एक ही बात है। क्या क्वेश्चन करना आगे? पक्का? क्लियर है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये वायर है, एक वायर ये है और एक वायर ये, यहाँ से इन्फिनाइट और यहाँ से भी इन्फिनाइट। तो बेटा दो वायर है इन्फिनाइट, इसमें मतलब समझ गया आप, इनके एक एक एंगल तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे बताओ ये पॉइंट P, क्या इतनी बात क्लियर? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमको फील्ड बतानी है, इस वायर की वजह से भी और इस वायर की वजह से भी। क्लियर? मान लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये डिस्टेंस भी A और ये डिस्टेंस भी। कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन। ये वायर अलग से ट्रीट करेंगे और ये वायर अलग से ट्रीट करेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके लिए θ1 कितना है? 90 डिग्री। धंधा हो जाएगा थोड़ा सा, पर चलो आपको पता चल गया ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस वायर के लिए θ1 है 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ो, आपको पता चल रहा है ना। और ये ए आपको पता है, ठीक है, अच्छा लगेगा ऐसे। θ1 है 90 डिग्री, पर अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये अगर स्क्वायर है तो ये भी 90 डिग्री, तो ये 45 और ये भी 45, मतलब इसके लिए θ2 की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। बस बिल्कुल, ये बात समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, इसकी वजह से एक होगा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट और एक होगा पैरेलल वाला कंपोनेंट। इसको बोलेंगे ई पैरेलल, इसको बोलेंगे ई परपेंडिकुलर। कोई शक की बात नहीं। अगर मैं इनकी वैल्यू लिखूँ तो वैल्यू हो जाएगी बेटा, ई इसकी वैल्यू क्या होती है? k λ/d, डी को डी रखो, sin θ1 प्लस sin θ2। θ1 90, तो यहाँ पे 1
और 45 डिग्री यानी 1/√2 sin 45 इज 1/2। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। ई परपेंडिकुलर की बात करें तो ये हो जाएगा k λ/d cos θ2 माइनस cos θ1। cos θ2 बेटा θ1 cos 90 0 θ2 45 यानी 1/√2। ये आ गई ई पैरेलल की वैल्यू, और ये इस वायर की वजह से। क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसके लिए भी एक एंगल 90 डिग्री जा रहा है ये देखो, और एक एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। बट इसकी वजह से ये देखो, ये वायर ऐसे है, घुमा लो इसको यहाँ से करके देखो, इसकी वजह से जो कंपोनेंट होगा एक, इसका जो पैरेलल वाला इसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो ऐसे आएगा, ई परपेंडिकुलर। इसको मैं ए वायर बोल देता हूँ, इसको बी, इसको ए लिख देता हूँ, इसको ए, ये आ जाएगा ए बी, ठीक है। और इसका एक और कंपोनेंट आएगा, वो आएगा इस साइड, अरे वो इस साइड आएगा ना, वो कितना आ गया, ये आ जाएगा ई पैरेलल पर किसका, बी का। क्या ये बात आपको समझ आई? इसकी वजह से यहाँ और यहाँ, इसकी वजह से यहाँ और यहाँ। क्लियर है बात? पक्का। अरे आप ऐसे याद रख देना, जिस साइड इन्फिनिटी वायर जा रही है उस साइड कंपोनेंट नहीं आता। ये देखो, इसकी वायर इन्फिनिटी यहाँ जा रहा है तो इसका कंपोनेंट नीचे आया, इसका इन्फिनिट वायर यहाँ जा रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट इधर आया, ठीक है, अपोजिट कंपोनेंट आएगा। अब सुनो, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ ई परपेंडिकुलर की, तो फार्मूला तो वही है, तो हम लिखेंगे k λ/d sin θ1 प्लस sin θ2। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी एक 90 और एक 1/2, परपेंडिकुलर है ना, तो ये आ जाएगा 1 + 1/√2, बेसिकली ये वाली वैल्यू। और इसके लिए बेसिकली ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी k λ/d 1/√2। इसका मतलब यहाँ पे 4 वेक्टर खेल रहे हैं। कितने वेक्टर खेल रहे हैं? 4 वेक्टर। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। अब सुनो बेटा, k λ/d k λ/1/√2, इसका मतलब ये वेक्टर बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब फील करो, k λ/d 1/√2 और 1/√2 तो कटा, पीछे बचा k λ/d इस साइड। इसका मतलब ये वाला वेक्टर हटा सकता हूँ और यहाँ पे बचेगा k λ/d। अरे 1/√2 तो ये कैंसिल हो गया। सिमिलर केस यहाँ पे है, k λ/d 1 + √2 k λ/d 1/√2, तो k λ/d यहाँ ये बड़ा है तो ये ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे वाला कट गया, पीछे ऊपर कितना बचा, k λ/d, तो यहाँ पे बचा k λ/d। इसका मतलब रिजल्टेंट यहाँ से आएगा, एंगल 90 है तो आपको पता है रिजल्टेंट √2 k λ/d इज द आंसर। a² + b², ऐसे भी cos 90 इज 0, तो पीछे बचा √2 k λ/d। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो यहाँ पे एक वायर दी है, इन्फिनाइट वायर दी है, लैम्डा कूलम/मीटर की, और यहाँ से d डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, q चार्ज रखा हुआ है, मास इसका m है, और कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम में है इस टाइम। किसमें है? इक्विलिब्रियम में, ठीक है। सुनना ध्यान से, यहाँ पे q चार्ज रखा हुआ है और इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकते हैं यार? फील करो, क्या इस इन्फिनाइट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? हाँ बिल्कुल होगी। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2k λ/d, अभी पढ़ी हमने इन्फिनाइट की वजह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फोर्स भी लग रही होगी, तो फोर्स लग रही होगी q × e, यानी q × e 2k λ/d, बिल्कुल बात है। और ये फोर्स लग रही है ऊपर, कोई शक की बात नहीं है। अगर ऊपर फोर्स लगी है तो नीचे भी कोई फोर्स लग रही होगी, बिल्कुल नीचे इसका mg लग रहा है। क्या लग रहा है? नीचे फोर्स लग रही है mg। और अगर इक्विलिब्रियम है तो दोनों बराबर होंगे, तो कोई शक की बात नहीं है। हम लिख सकते हैं 2kq λ/d = mg। ये क्वेश्चन नंबर आ गई फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। अब उसने बोला इस क्यू को थोड़ा डिस्प्लेस करो। क्या करो? अपनी जगह से डिस्प्लेस करो। तो कोई बात नहीं, थोड़ा हल्का सा हमने इस क्यू को उठाया और यहाँ पे x दूरी पे यहाँ पे रख दिया क्यू, ये इसकी न्यू पोजीशन। बिल्कुल। अब थोड़ा सोच के देखो बेटा, जब ऊपर जाएंगे क्या mg चेंज होगा? नहीं, क्योंकि मास तो चेंज होगा ही नहीं। देखो जब ऊपर जाएंगे mg अनअफेक्टेड रहेगा, क्यों? मास चेंज नहीं होगा। और g चेंज होता है, हमने 11th में पढ़ा है, बट हमने छोटा सा डिस्प्लेस किया है, इससे g चेंज नहीं होगा, मतलब mg तो सेम रहा। बट इसकी वजह से जो फील्ड थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? d इन्वर्सली। इसका मतलब d बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगी, इसका मतलब फोर्स कम हो गई। इसका मतलब नीचे वाली फोर्स उतनी ही रही और ऊपर वाली फोर्स घट गई, तो ये फोर्स नीचे आएगा, तो ये क्या करेगा? नीचे आएगा। बिल्कुल।
अगर ये नीचे आएगा तो ये बन गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बन गया? स्टेबल। और स्टेबल बन गया तो टाइम पीरियड निकालो। क्या निकालो? टाइम पीरियड। तो कौन सा बड़ी बात है? अगर मैं न्यू फोर्स लिखूँ, एफ डैश की फोर्स की बात करूँ, तो फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी फोर्स क्या बन रही है? फोर्स बन रही है 2k लैम्डा क्यू बटे, अब डी नहीं आएगा, अब आएगा d प्लस एक्स टोटल फोर्स। और नीचे को क्या लग रही है? mg, नीचे की माइनस। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, एफ डैश इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 2k लैम्डा बटे लैम्डा क्यू, डी कॉमन निकालें, यहाँ पर आप 1 प्लस एक्स बाय डी माइनस mg। ऐसा क्यों किया? देखो कॉमन निकाला क्योंकि 2k लैम्डा क्यू बटे डी, 2k लैम्डा ये mg के बराबर है, तो लिखा एफ डैश इज इक्वल टू mg, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स डी की पावर -1। इसको ऊपर जाएंगे -1, यहाँ पे आ गया माइनस mg। mg यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा mg, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, बायनॉमियल थ्योरम लगा देंगे 1 प्लस nx, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय डी, 1 माइनस एक्स बाय डी, ठीक है बिल्कुल, 1 माइनस एक्स बाय डी। वन माइनस एक्स माइनस डी, और यहाँ पे ये एम जी भी तो है ना, ये आ गया -1, माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ बचा एफ डैश इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय डी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको एस एच एम से कंपेयर करो, किससे? एच एस एम से, एस एच एम से, तो एफ की वैल्यू होती है माइनस के एक्स। कितनी होती है? माइनस के एक्स। इसका मतलब ये एक्स, ये भी एक्स, ये माइनस, ये भी माइनस, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? के। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या पता है? सबको पता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बटे के, और दिस इज के, यानी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बटे के की वैल्यू कितनी होगी? के की वैल्यू होगी एम जी बाय डी, दिस इज द आंसर। और एम एम काट लेना, एम एम काट लेना, यानी टी इज इक्वल टू 2 पाई डी बटे जी अंडर रूट में। क्या क्लियर है बात? पक्का? बस इतना ही रखते हैं आज। ओके।